हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस और पॉलिटी के सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी के लिए, हमारे चैनल से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो ईवीएस हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 का जो एक क्रांति था, एक्चुअली ये क्या था कि एक सिपाही विद्रोह था और इस विद्रोह के बहुत सारे रीजंस थे। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो ये जो विद्रोह था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। एक्चुअली यह जो विद्रोह था वो सेना के सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ, जिसमें बाद में जनता ने भी अपनी भागीदारी निभाई। और बाद में इस विद्रोह के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसका नाम दिया है सिपाही विद्रोह। भारतीय इतिहासकारों ने इसे नाम दिया है भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह का विद्रोह। और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इस विद्रोह का नाम दिया गया भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ठीक है, तो ये जो सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इस विद्रोह का कारण क्या था। तो देखिए, कारण में 5 कारण हैं जिसको मैंने यहाँ पे अपने स्लाइड्स में शो किया। वो सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सामाजिक और धार्मिक कारण था। उस धार्मिक कारण को देखिए, तो जो अंग्रेज थे वो अपने आप को उच्चतर मानते थे और जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था वो बहुत ही निरंकुश होते जा रहे थे और भारतीयों से क्या होता है कि नफरत करने लगे थे। मतलब उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव, अमानुषिक व्यवहार करने लगे थे। उन भारतीयों को बोलते थे कि इंडियंस आर डॉग्स, इतना गंदा व्यवहार करते थे। तो ये चीजें धीरे धीरे भारतीयों के मन में नफरत क्रिएट करती गई ब्रिटिश सेना के प्रति। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन था जिस बाद में सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह कानून आया। ये भी एक सामाजिक कारण था जिससे मतलब भारतीयों को मन में मतलब इस चीज की अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा क्रिएट हुआ। और दूसरे रीजन से उसमें ये भी था कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो हिंदू और इस्लामों को खुलेआम निंदा करते थे। जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनकी पदोन्नति कर दी जाती थी और जो लोग अपने धर्म का ही पालन करते थे उनको बड़ा अपमानित किया जाता था। तो अपने ही देश में उनके साथ, भारतीयों के साथ अब अंग्रेजों ने बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था उनके धर्म को लेके, उनके रहन सहन को लेके। और ये भी था कि एक बड़े वर्ग को अब चिंता भी होने लगी थी कि जो पाश्चात्य जो सभ्यता थी वो हमारे देश में बहुत तेजी से फैलने लगी थी। तो ऐसे में भारतीयों को बहुत चिंता होने लगी थी कि कहीं वो हमारे जो सभ्यता है उसको ही ना खत्म कर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। सामाजिक और धार्मिक कारण में ये सारे रीजन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण में क्या है कि पहला जो रीजन है, ज्यादा कर की वजह से किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना। तो देखिए क्या है कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था में क्या था कि किसानों को टैक्स भरना पड़ता था और जब किसान अपने टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उनको अपनी जमीन महाजनों को गिरवी रख देनी पड़ती थी। और वो अगर वो उसको अपना टैक्स टैक्स कुछ एक नियत सम जो डिसाइडेड था नहीं दे पाते थे तो उनको अपने पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। तो इससे क्या था कि टैक्स का बोझ था, फिर टैक्स ना दे पाने से उसका तो समस्या था ही, फिर अपने पुश्तैनी जमीनों से भी हाथ धोना पड़ा। फिर क्या जो भारतीय समाज था, किसान वर्ग था, वो बहुत बुरी तरह से परेशान था अपनी जमीन से हाथ धोना। फिर गरीबी बहुत बुरी तरह से उनको अफेक्ट कर रही थी। 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से अपने परिवार को नहीं दे पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन था।
दूसरा रीजन था सहायक संधि। सहायक संधि विलय नीति के कारण जो कारीगर थे, दस्तकार थे, पंडितों थे, उनकी जीविका छीन छीन गई। देखिए सहायक संधि में क्या है कि हम जब आप डीपली पढ़ेंगे कि अवध की राज्य को भी सहायक संधि के थ्रू ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। सहायक संधि में क्या था कि सहायक संधि की जाती थी जिस राज्य राज्य और ब्रिटिश शासन के बीच। ऐसे में था क्या था कि कभी कोई दूसरा राज्य अगर किसी राज्य पे दूसरे राज्य पे जिससे सहायक संधि की जा रही है, तो मान लीजिए सहायक संधि हुई अवध के और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में हुई थी। ऐसे में अगर अवध पे कोई अगर धावा बोलता है तो जो ब्रिटिश सेना थी वो अवध की रक्षा करेगी, लेकिन बदले में अवध को ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश सेना थी उसके खर्चे के पैसे देने पड़ते थे। तो इस तरह क्या कि धीरे धीरे जब किसी देश की सेना सबसे इम्पोर्टेंट होती है, किसी राज्य की सेना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो जब सेना तो अंग्रेजों की थी और उसी खर्चे उनको देने पड़ते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय राज्यों की स्थिति बहुत खराब होती गई। और सहायक संधि थोप देने से क्या है कि जब सेना अंग्रेजों की हुआ करती थी तो धीरे धीरे उनका उस राज्य में पूरा कब्जा भी हो जाता था। तो क्या था कि जो दस्तकार थे, कारीगर थे, पंडित हैं, जो धीरे धीरे अभिजात वर्ग था, धीरे धीरे क्या वो बेरोजगार होने लगे। और बेरोजगार होने से क्या होता है कि उस राज्य में अब षड्यंत्र, भ्रष्टाचारिता, ये सब चीज बहुत बुरी तरह से फैलने लगे थे। जो राज्य अब संपन्नता के लिए फेमस थे उस समाज में, शांति के लिए, अब उसमें भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के अड्डे बन गए। और विलय नीति की बात की जाए तो विलय नीति को हड़प नीति भी बोलते थे। इस विलय नीति में क्या होता था कि जो राजा निसंतान थे, जिनकी अपनी संतान नहीं थी, वो लोग दत्तक पुत्र को अपने उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। ऐसे में उस राजा के मरने के बाद या उनके संन्यास लेने के बाद वो साम्राज्य को ब्रिटिश जो था शासन था उसमें मिला लिया जाता था। इस तरह उन्होंने झांसी, सतारा, बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में मिलाया। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है, झांसी, सतारा और नागपुर को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो ये बहुत बड़े जो रीजन्स थे, विलय नीति, सहायक नीति, जिससे बहुत बड़े वर्ग, छोटे वर्ग, जो कुटीर उद्योग थे, वो सारा खत्म होता गया। आर्थिक कारण में ये भी था, औद्योगिक क्रांति भी था जो इंग्लैंड में आया। उसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ वहाँ इंग्लैंड में जो चीजें बनती थी उसके लिए अब भारत में बहुत बड़ा रिसोर्स था कच्चे मालों का। तो कच्चे माल मतलब क्या है कि कपास के भारत उस टाइम में कपड़ा उद्योग के लिए, कॉटन के कपड़ों के लिए बहुत फेमस था। ऐसे में अब क्या हुआ कि भारत में उनका शासन होने से यहाँ से सस्ते माल पे वो कपास लेके जाते थे इंग्लैंड में, वहां से कपड़े बन के आते थे। और ये कपड़े अब देखने में औद्योगिक क्रांति मशीन की वजह से बनने से देखने में सुंदर भी लगते थे और सस्ते भी होते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब विदेश से बनी हुई जो कपड़े थे, इंग्लैंड से बनी हुई चीजें अब इंडिया में लोग ज्यादा पसंद करने लगे थे, और अपने ही जो देश के जो कॉटन उद्योग था वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गया। राजनीतिक कारण में अब हम लोग बात करेंगे तो राजनीतिक कारण में भी देखिए विलय नीति और विस्तारवादी जो नीति था वो तो था ही, साथ में सहायक संधि था। डलहौजी ने ही विलय नीति या हड़प नीति लाया था। और ये भी एक रीजन था, जो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको ब्रिटिश शासन ने पेंशन देने से भी मना कर दिया। तो ये भी मतलब भारतीयों के मन में बहुत बड़े गुस्सा का रीजन था। देखिए किसी भी समाज में क्रांति होती है तो चीजें एक दिन नहीं क्रांति होती, धीरे धीरे आग सुलगती रहती है और बाद में वो ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। तो 1857 की जो क्रांति थी वो धीरे धीरे जो आग सुनक रही थी उसी ने ज्वालामुखी का रूप लिया था। सैनिक कारण में, तो सैनिक के कारण में देखिए क्या था कि हमारे जो सैनिक थे
ब्रिटिश शासन में जो सैनिक की रेशियो देखा जाए तो उस समय 100 में 87 जो थे वो भारतीय सैनिक थे और 17 जो थे वो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे। तो भारतीयों सैनिक की संख्या बहुत ज्यादा थी ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में, लेकिन फिर भी उनको अपमानित भी किया जाता था, उनकी पदोन्नति भी नहीं होती थी और उनको कम सैलरी मिलती थी ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था सैनिक कारण में। और जो सैनिक वर्ग था हमारे देश का, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश शासन में था, वो कहीं ना कहीं किसान वर्ग से जुड़ा था। और किसानों को ज्यादा टैक्स लगने से बहुत किसान गरीब हो चुके थे और उन्हें अपने घर से दूर भी रहना पड़ता था। और सबसे बड़ी चीज तो उनकी पुश्तैनी जमीनें भी छीनती जा रही थी। तो ये जो किसान वर्ग का जो गुस्सा था वो बहुत तेजी से सैनिक वर्ग में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो ये सब, और दूसरा बाद में लॉर्ड कनिंग ने 1856 में एक कानून लाया जिसमें था कि समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि उस टाइम में हमारे समाज में समुद्र पार करना मतलब पाप समझा जाता था, हमारी धार्मिक ये भावना को आहत पहुंचाना था। और उन्होंने जो एक कानून लाया लॉर्ड कैनिंग ने, इससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना को बहुत आहत पहुंची। और तात्कालिक कारण में है कि उस टाइम एक नई किस्म की राइफल का सैनिकों को दिया गया, जिसमें ये था कि उसमें जो कारतूस मुंह से भरनी पड़ती थी और उसमें सुअर और चर्बी का प्रयोग होता था। सुअर और चर्बी दोनों समाजों में, हमारे हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में हिंदू व मुस्लिम समाज दोनों की जो धार्मिक भावना थी उसको बहुत चोट लगी। और और उसके बाद जब एक टाइम कुछ दिनों के बाद मंगल पांडे ने इसमें कारतूस भरने से मना कर दिया गया, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1856 को, उन 1857 को उन्होंने मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों में बहुत बुरी तरह से आक्रोश फैल गया और बाद में इस कानून को मॉडिफाई किया गया। बट दूसरे राइफल्स दिए गए उस राइफल्स की जगह पे, लेकिन फिर भी 1885 भारतीय सैनिकों ने 9 मई 1857 को राइफल को यूज करने से मना कर दिया। और बदले में उन सैनिकों को 10 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह क्या बुरी तरह से आक्रोश उसी दिन सारे जो सैनिकों ने तोड़ फोड़ की, मेरठ के जो छावनी थी आग लगा दिया गया, बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया गया ब्रिटिश शासन को। और उन्होंने पूरी उनकी सेना निकल चुकी पैदल और वो दिल्ली गए। बहादुर शाह जफर को अपना वहां पे दिल्ली पहुंच के उन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ाई हुई जिसमें दिल्ली की जीत हुई। बहादुर शाह को अपना नेता उन्होंने राजा घोषित कर दिया। तो ये फाइनली ये 1857 की जो क्रांति हुई उसका तत्कालीकरण और उसका शुरुआत इस तरह हुआ। यही चीज इसमें है। और देखिए इस जो लड़ाई थी उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रदेशों के सैनिक, जैसे मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, अन्य बहुत इस लड़ाई में विभिन्न प्रदेशों के सैनिकों, शासकों, सरदारों, यहाँ तक कि अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी शामिल हुए। और सबका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना, क्योंकि अब जो थी भारतीय जो समाज था वो जाग उठी थी और वो चाहते थे कि अपने देश की, अपनी सभ्यता की अब रक्षा करना चाहते थे और चाहते थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जाए। ठीक है। अब इस विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या क्या थे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विद्रोह के हमारे देश में जो मेन केंद्र थे वो दिल्ली में जो था वो था बहादुर शाह जफर और उनके अंडर में जनरल बख्त खान। लखनऊ से जो नेतृत्व किया जिन्होंने, उनका नाम था बेगम हजरत महल। कानपुर से तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ से राजा कदम सिंह। बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से अहमदुल्ला। तो ये मुख्य मुख्य केंद्र थे विद्रोह के। वैसे तो पूरे देश में क्रांति फैली हुई थी और सब लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। ये विद्रोह के स्थान हैं। भारतीय नेता थे जिनके नेतृत्व में
ये क्रांति हुई और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया उसका पूरा एक लिस्ट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं। अब यह विद्रोह जो हुआ असफल क्यों हुआ उसके कारण को हम जान लेते हैं। तो उसमें असफल होने के पहला जो रीजन था, एक स्वतंत्र नेतृत्व की कमी। तो हमारे देश में ना क्या है कि बहुत सारे राज्यों में लोगों ने नेतृत्व किया अपने अपने एरिया से, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर से तात्या टोपे ने किया। तो इस तरह के बहुत सारे केंद्र तो थे, लेकिन एक नेतृत्व की एक स्वतंत्र नेतृत्व की कमी थी, जो कि पूरे देश को जरूरत थी उस टाइम इस क्रांति को सफल करने के लिए। वो नहीं मिल पाया देश को और जनता को, इसीलिए ये जो क्रांति थी असफल हुई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था राष्ट्रीयता की कमी। उस समय जब ये क्रांति हुई थी तो उसमें भी एक वर्ग था जो जमींदार थे और सरदार थे, वो लोग भी उनके जो पावर्स छिन गए थे, वो लोग चाहते थे कि यही एक मौका है जिस टाइम में वो लोग ब्रिटिश अधिकारियों की हेल्प करके अपनी खोई हुई शक्ति और पावर को वापस ला सकते हैं। तो इस तरह क्या था कि इन सब चीजों में भी वो अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने हित के बारे में सोच रहे थे। तो ये क्या है कि अपने आप में ये दिखाता है कि देश की जो नागरिक थे उस टाइम में, उनमें राष्ट्रीयता की अभी बहुत कमी थी। अभी भी लोग इतना सब कुछ सहन करने के बाद, देश ने सहन किया, इतना गरीबी, इतनी समस्या, इतनी प्रताड़ना झेलने के बावजूद भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने पर्सनल हित के बारे में सोच रहे थे। और तीसरा रीजन था पढ़े लिखे लोगों की उदासीनता। जो पढ़े लिखे लोग थे वो इस क्रांति को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, और उन्होंने इस क्रांति को सफल अगर साथ दिया होता तो देश को इस जो क्रांति है उसमें सफल होने में बहुत सहायता मिलती, लेकिन उन्होंने इस उसको कभी मतलब बहुत सीरियस नहीं लिया। उल्टा मतलब उनका उदासीन ही व्यवहार रहा है। और चौथा रीजन था सिखों का विद्रोह में साथ ना देना। अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरह से मतलब क्या भड़का दिया कि आप ही के दो धर्मगुरुओं की हत्या मुगल राजाओं ने की थी। तो मुगल भी इसमें शामिल थे क्योंकि बहादुर शाह जफर भी इस क्रांति में थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह भड़का देने पे सिख भी अंग्रेजों के बहकावे में आ गए थे। और जबकि उस समय में जो सिख समाज था बहुत पावरफुल था, संसाधनों से भी बहुत मजबूत था, सेना वाही भी मजबूत था। अगर वो साथ देते तो ये क्रांति सफल होती और उसी टाइम में भारतीयों को मुक्ति मिल गई होती अंग्रेजों से। लेकिन इस तरह वो असफल हुई। और सबसे बड़ा रीजन था, जो लास्ट रीजन है, संसाधनों की कमी। क्योंकि उस टाइम हमारे देश में पावर में जो थे वो अंग्रेज थे। उस समय रेल का विकास हो चुका था, संचार माध्यम भी आ चुका था, बहुत सारे औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी। तो क्या था कि हर तरीके से अंग्रेज मजबूत थे, पैसा भी था, पावर भी था, संसाधन भी उन्हीं के पास था। और हमारा देश बहुत सालों से चूस लिया गया था, न संसाधन था, न राष्ट्रीयता की कमी थी, और नेतृत्व की भी कमी तो थी। तो ये सब बहुत बड़े रीजंस बने इस विद्रोह को असफल होने के पीछे। तो ये था टॉपिक 1857 की क्रांति। इसको आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अपने जो कमेंट आप जरूर दीजिए। आपको कैसा वीडियो लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है? कोई सजेशंस हो तो भी दीजिए। थैंक यू सो मच।